एक्चुअली जो शुरू में जब ट्रांसप्लांट हुए तो फुल मैच ट्रांसप्लांट एक्चुअली टाइपिंग से हम देखते हैं कि क्या पेशेंट के साथ जो डोनर का मैचिंग कैसा है। तो सबसे पहले जो ट्रांसप्लांट हुए वो फुल मैच ट्रांसप्लांट हुए, और भाई बहन जो है उनकी चांसेस ज्यादा होंगे फुल मैच होने के, क्योंकि वो मदर फादर से सेम मदर फादर से तो 25 से 30% चांसेस है कि वो मैच आ सकते हैं। तो सबसे पहले वो एक ऑप्शन है ट्रांसप्लांट करने के लिए। लेकिन मैचिंग करने के बाद हमको जैसे बताया 25 से 30% में फुल मैच आपको फैमिली डोनर मिलेगा, बाकी 70% में तो फुल मैच फैमिली डोनर नहीं है। तो उनके लिए हम क्या कर सकते हैं? एक ऑप्शन है कि बाहर का डोनर, जो आपकी फैमिली में नहीं है, बाहर से हम ले सकते हैं, अनरिलेटेड डोनर बोलते हैं। लेकिन अनरिलेटेड डोनर के लिए प्रॉब्लम ये है कि जितने ज्यादा लोग होंगे रजिस्ट्री में उतना ज्यादा चांसेस है डोनर मिलने का। और हमारी रजिस्ट्री इंडिया में है या 2 रजिस्ट्रीज है, दात्री और डीकेएमएस, 6 लाख के आसपास डोनर है हमारी कंट्री में। जर्मन डोनर में उनके पास ऑलमोस्ट 1 करोड़ डोनर उनकी रजिस्ट्री में। तो जितना ज्यादा लोग होंगे रजिस्ट्री में तो ज्यादा चांसेस है डोनर मिलने का। हमारे जो डोनर्स है यहाँ पे, हम जब अपने पेशेंट्स का डोनर के लिए सिलेक्ट करने की कोशिश करते हैं अनरिलेटेड डोनर्स में, तो 10 से 15% में ऐसा बाहर का डोनर को मिल सकता है ट्रांसप्लांट के लिए जो रेडी है डोनेशन के लिए। तो फिर भी 55 से 60% बच्चे ऐसे हैं जिनको ट्रांसप्लांट की जरूरत है, ना तो घर में कोई डोनर ना बाहर कोई डोनर। तो उनके लिए जो आजकल एक ऑप्शन वो भी है हाफ मैच है, मदर फादर से या उनके भाई बहन से उनकी हाफ मैच है, उनसे ट्रांसप्लांट किया जा सकता है। अभी डोनर जो मैंने बताया, जो बीज है, जो स्टेम सेल जो हमको ट्रांसप्लांट के लिए देना है, ये भी आप काफी क्वेश्चन पूछते हैं कि कैसे निकाला जाता है। या तो बोन मैरो से निकाला जाता है, जहाँ पे पिक्चर दिखाई जाती है डोनर को ऑपरेशन थिएटर में लेके उसके पीछे जो रीढ़ की हड्डी के नीचे का जो हिप बोन होती है वहां से बोन मैरो को निकाला जाता है और उसको ट्रांसप्लांट के लिए यूज कर सकते हैं। या हम इस तरीके से जो जैसे हम प्लेटलेट डोनेशन करते हैं या उसी स्टेम सेल डोनेशन मशीन पे किया जा सकता है, जहां से हम स्टेम सेल्स कलेक्ट करके पेशेंट को दे सकते हैं। ये थोड़ा सिंपलर मेथड है, ओपीडी बेसिस में किया जाता है, एनेस्थीसिया की कोई जरूरत नहीं है। दोनों कलेक्शन के जो भी है बीज लेके पेशेंट को दिया जाएगा। लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है इन सपोर्टिव केयर, इन बच्चों को, इन पेशेंट्स को, जैसे मैंने आपको बताया 1 महीना अस्पताल के अंदर रहना पड़ता है। इन स्पेशल ट्रांसप्लांट रूम्स में इन्फेक्शन का काफी प्रॉब्लम रहता है इस महीने के दौरान, उसके स्पेशल प्रिकॉशंस है, -1 नर्सिंग का मैनेज करना पड़ता है। और उसके बाद लेकिन जब काउंट्स वापस आना शुरू होते हैं 2-2.5 हफ्ते में, जब उनका नया वाला फसल उगना शुरू हो जाती है, चीजें बेटर हो जाती है और उसको पेशेंट को हम डिस्चार्ज कर सकते हैं। लेकिन फॉलोअप 1 महीने का डिस्चार्ज हो गया, लेकिन उसके बाद ऐसा नहीं कि कहानी खत्म हुई। हमको बहुत ही क्लोज फॉलोअप चाहिए 3 से 6 महीने के लिए, जिसमें इन्फेक्शन प्रिवेंशन, घर में रहना, स्कूल नहीं जाना, लोगों के साथ मिक्सअप नहीं करना, साफ खाना, हाइजीन मेंटेन करना, कुछ दवाइयां लेनी पड़ती है, इम्यूनोसप्रेशन लेना पड़ता है। तो ये अगले कुछ महीनों तक जो है काफी स्ट्रिक्ट जो है हमको प्रिकॉशंस लेने पड़ेंगे। उसके बाद 1 साल के बाद ये बच्चे स्कूल चले जाते हैं, वैक्सीनेशन का होता है दोबारा से, और फिर अपने जो नॉर्मल बच्चों के नॉर्मल सोसाइटी के जैसे बच्चे होते हैं वैसे ये लोग जो है लाइफ लॉन्ग कोई दवाई की कोई जरूरत नहीं है बच्चों को। कुछ कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं, डॉक्टर फॉकनर के बारे में थोड़ा बात किया था, मैं इसको अभी स्किप करता हूँ। अब बात करते हैं थैलेसीमिया के ऊपर। थैलेसीमिया को जो ये हमारे साथ डॉक्टर पीटर सोडानी है, इनका जो ग्रुप है, इन्होंने थैलेसीमिया ट्रांसप्लांट को शुरू किया था वर्ल्ड में। 1981 में ट्रांसप्लांट हुआ फर्स्ट टाइम थैलेसीमिया का इटली में, और उन्होंने ये दिखाया कि 900 बच्चों को ट्रांसप्लांट हुए, तो ये दिखाया कि थैलेसीमिया में आप उस टाइम पे 1980s की बात है, ऑलमोस्ट 75% बच्चों को ठीक कर सकते हैं ट्रांसप्लांट से, तो उनका अच्छा क्वालिटी ऑफ लाइफ हो सकता है। अब देखिए कर्व जो है एकदम फ्लैट हो जाता है बाद में। दैट मीन्स की जो कुछ प्रॉब्लम्स है पहले साल के अंदर है, उसके बाद जो चीजें जो है एकदम नॉर्मल और फ्लैट हो जाती है। लेकिन उन्होंने ये भी बताया, ये भी डॉक्टर फॉकनर ने हमको दिखाया कि उससे पहले कि थैलेसीमिया एक बीमारी नहीं है, 3 बीमारियां हैं। अगर बच्चे की कंडीशन अच्छी है ट्रांसप्लांट से पहले, उनका लिवर का कंडीशन अच्छा है, लोहे का मात्रा कम है, उनका आउटकम जो है क्लास 1 बोलते हैं, उसका आउटकम अच्छा है। लेकिन अगर इसका लिवर बड़ा है, फेरेटिन बड़ा है, अच्छे से उसको मैनेज नहीं किया, इसको क्लास 3 बोलते हैं, उसका हाई रिस्क बोलते हैं। इस इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि अगर हम क्लास 1 को देखते हैं उसमें 90 से 95% बच्चे उस टाइम पे ठीक हो रहे थे, 1990s की बात चल रही है। और अगर क्लास 3 है तो 70% बच्चे ठीक हो रहे हैं। मतलब एक ही सेंटर है, एक ही डॉक्टर है, एक ही दवाई दी गई है, लेकिन बच्चे का कंडीशन कैसा है वो बहुत डिटरमिन करता है। तो हम सबका ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बन रहा है, जो भी यहाँ पे हम लोग हैं, कि बच्चों को क्लास 1 में जितना हम रख सकते हैं उतना रखें। इनका क्वालिटी ऑफ लाइफ भी अच्छा होगा। अगर ट्रांसफर होगा तो आउटकम अच्छा होगा, ट्रांसफर नहीं भी होता है तो उनका जो लाइफ स्पैन है नॉर्मल बच्चों की तरह रहेगा। अब इंडिया में क्या स्टेटस है? ये इंडिया का रजिस्ट्री है जहाँ पे सारे हमारे ट्रांसप्लांट के नंबर्स रजिस्टर होते हैं। तो पूरा इंडिया में ऑलमोस्ट 3,500 से 4,000 ट्रांसप्लांट हर साल होता है सभी सेंटर्स को मिला के।
जिसमें अगर देखा जाए तो ये जैसे डॉक्टर फॉकनर बताए थे 100 से ज्यादा ट्रांसप्लांट सेंटर हैं इंडिया के अंदर जो भी ट्रांसप्लांट करते हैं। ऑफकोर्स 5 से 10 सेंटर बड़े सेंटर्स हैं, लेकिन ऑलमोस्ट 100 से ऊपर सेंटर्स में ट्रांसप्लांट होता है। ये जो डेटा यहाँ पे दिखा रहा हूँ आपको कि ये जो ट्रांसप्लांट है बच्चों के अभी तक 2024 तक ऑलमोस्ट 11-12 हजार बच्चों के ट्रांसप्लांट हुए हैं इंडिया के अंदर, जिसमें ऑलमोस्ट 35% मतलब 1/3 बच्चे जो है या वो थैलेसीमिया से या सिकल सेल से ग्रस्त है। मतलब ऑलमोस्ट 1/3 जो ट्रांसप्लांट जो बच्चों में होते हैं वो थैलेसीमिया सिकल सेल के होते हैं। ज्यादातर थैलेसीमिया के लिए, सिकल सेल के लिए काफी कम है नंबर, उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। थैलेसीमिया का काफी वर्कलोड है, लेकिन अभी तक जैसे इसमें टेबल में देखेंगे आप ऑलमोस्ट 3500 ट्रांसप्लांट हुए हैं। और हमको सबको ये हम सुनते आ रहे हैं कि हर साल 15,000 बच्चे 10,000 बच्चे पैदा हो रहे थे, तो हम हर साल 10 से 15,000 बच्चे तो ऐड करते जा रहे हैं, लेकिन हम ट्रांसफर अभी तक कितने कर पाए हैं? सिर्फ 3,500-4,000। तो काफी जो है गैप है, जितना चाहिए और जितना हम कर पा रहे हैं। ठीक है। और ये जैसे पिछले वाला स्लाइड में ये दिखा रहा था आपको मैं कि फुल मैच तो है ही है, लेकिन अभी हाफ मैच और बाहर के डोनर के जो ट्रांसप्लांट का नंबर भी काफी बढ़ रहा है। ऐसा कोई जो हम 10 साल पहले बात कर रहे हैं कि हाफ मैच एक्सपेरिमेंटल, ऐसा अभी कोई ऐसा एक्सपेरिमेंटल ट्रीटमेंट नहीं है। ये स्टैंडर्ड ऑफ ट्रीटमेंट है, सभी सेक्टर्स में हो रहा है और रिजल्ट्स भी काफी इंप्रूव हो चुके हैं। ये लास्ट स्लाइड है मेरा जीन थेरेपी। आई थिंक जीन थेरेपी के बारे में डॉक्टर विप ने बात किया, हमसे डॉक्टर आलोक श्रीवास्तव ने बात की, लेकिन हिंदी में समझाता हूँ। जीन थेरेपी और ट्रांसप्लांट में कोई ज्यादा अंतर नहीं है। ये भी खेती है, यहाँ पे भी आपको बच्चे का बोन मेरो को डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा दवाई से, कीमोथेरेपी से, कंडीशनिंग से, लेकिन सिर्फ एक ही फर्क है कि यहाँ पे जो बीज है वो किसी और का नहीं है, वो किसी और का सेल्स नहीं है। पेशेंट का खुद का सेल्स को निकाल के उसको मॉडिफाई करके उसको ठीक करके फिर से बच्चे को वापस दिया जाता है। तो उसमें क्या एडवांटेज है? एक एडवांटेज ये है कि जो क्योंकि खुद की सेल्स हैं तो फाइटिंग नहीं करेंगे पेशेंट को अंदर बॉडी में जाके, उसको जीवीएच बोलते हैं, जीवीएच में नहीं होता है, वो एक एडवांटेज है। दूसरा एडवांटेज है, जैसे आई थिंक डॉक्टर सोडानी ने सवाल पूछा था डॉक्टर विको की, और क्या इसमें आप एडवांटेज देखते हैं? एक और एडवांटेज है कि जो बड़े बच्चे थोड़े बड़े हुए एज में जिनमें ट्रांसप्लांट का रिस्क है ज्यादा, एडल्ट हैं, उसमें क्योंकि ये ऑटोलॉगस खुद का सेल्स यूज किया जाता है तो थोड़ा सेफर है उसके कंपैरिजन में, तो इसमें उन बच्चों के लिए एक ऑप्शन बन सकता है जिनके लिए ट्रांसप्लांट ऑप्शन नहीं है। तो ये जीन थेरेपी का इन शॉर्ट जो है ये जो है हमारा कॉन्सेप्ट है। तो अब मैं क्वेश्चंस के ऊपर जाता हूँ। सॉरी मैंने आपका 5-7 मिनट लिया है पैनल डिस्कशन का, बट मैंने सोचा कि इट्स इम्पोर्टेंट कि हम लोग जो डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि मेजोरिटी जो है नॉन मेडिकल पीपल है, तो हिंदी में थोड़ा बात करने की कोशिश कर रहा था आपके साथ। तो अब मेरे को थोड़ा इंग्लिश में कन्वर्ट करना पड़ेगा क्योंकि हमारे जो पैनलिस्ट है सब इंग्लिश में।